हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सहसंबंध का अर्थ और उसके प्रकार का टॉपिक करेंगे। सबसे पहले इसमें हम जानें कि सहसंबंध होता क्या है। जब दो या दो से अधिक चरों के बीच में कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है तो उसको हम सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध में हम दो चरों के बीच में जो कारण और परिणाम संबंध है उसकी मात्रा को मापने की कोशिश करते हैं या मात्रा का पता लगाते हैं। जैसे कीमत और मांग में संबंध। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन आता है, यानी कीमत कारण है और मांग में होने वाला परिवर्तन जो है परिणाम है। तो इस प्रकार ये कारण और परिणाम में संबंध है, ये सहसंबंध कहलाएगा। इसी प्रकार निवेश और रोजगार में संबंध। जैसे जैसे निवेश की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे रोजगार भी बढ़ेगा, और अगर निवेश की मात्रा कम होगी तो रोजगार भी कम होगा। तो इस प्रकार निवेश एक कारण है और रोजगार है वो परिणाम है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो भी सहसंबंध कहलाता है। अब हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा प्रोफेसर किंग की। प्रोफेसर किंग के अनुसार दो श्रेणियों या समूहों के बीच में कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। तो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सहसंबंध कार्य कारण संबंध होता है, वही जो प्रोफेसर किंग ने बताया है। तो सहसंबंध में हम दो चरों के बीच में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाते हैं। अब आगे सहसंबंध और कारण परिणाम संबंध। देखिए, हर प्रकार का कारण परिणाम संबंध जो उसको अपन सहसंबंध नहीं कह सकते, या हर प्रकार के सहसंबंध में कारण परिणाम के संबंध का पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसमें अपन 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले परस्पर निर्भरता, कि कई बार दो जो चर होते हैं उन चरों में इतनी अधिक निर्भरता होती है कि हम उन चरों में ये पता नहीं लगा पाते कौन सा चर तो स्वतंत्र चर है और कौन सा चर आश्रित चर है। स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसकी वैल्यू में परिवर्तन जो है आश्रित चर के कारण नहीं होता बल्कि अपने आप होगा, और आश्रित चर वो चर होता है जिसमें परिवर्तन स्वतंत्र चर में परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आय और स्वास्थ्य दो चीज़ें हैं। आय के बढ़ने पर स्वास्थ्य उत्तम होगा या स्वास्थ्य के उत्तम होने पर आय बढ़ेगी। दोनों में हम जो है कौन सा कारण और कौन सा परिणाम है ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि आय स्वास्थ्य पर निर्भर करती है और स्वास्थ्य आय पर निर्भर करता है। दूसरा मात्र संयोग, के कई बार जो होता है दो चरों के बीच में जो हमें ये लगता है सहसंबंध है वो कारण और परिणाम के कारण नहीं होता बल्कि मात्र एक संयोग होता है। जैसे आय तथा भार। जब एक व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपये तो उसका वजन 50 किलोग्राम है। जब उसकी आय बढ़ करके 20,000 रुपये हो जाती है तो उसका वजन 55 किलो हो जाता है, और जब उसकी इनकम बढ़ करके 30,000 हो जाती है तो उसका वजन है वो 58 किलोग्राम हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे आय बढ़ रही है वो उसके कारण वजन भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन ये मात्र संयोग है, हर अवस्था में ऐसा हो जरूरी नहीं। आय के बढ़ने पर जो वजन स्थिर भी रह सकता है, वजन कम भी हो सकता है। तो आय और वजन की मात्रा में कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है तो इसे मात्र संयोग कहा जाएगा। तीसरा जो है वो तीसरा साझा तत्व होता है। कई बार दो जो चर होते हैं उन चरों में हमें लगता है कि सहसंबंध है, लेकिन उन दोनों ही चरों को जब प्रभावित करने वाला कोई अन्य तीसरा तत्व होता है। जैसे यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें गेहूँ का उत्पादन जब 1500 किलोग्राम है तो सरसों का उत्पादन 700 किलोग्राम है। जब गेहूं का उत्पादन बढ़ करके 1600 किलोग्राम हुआ तो सरसों का उत्पादन भी बढ़ करके 800 किलोग्राम हो गया। तो क्या आप इसे ये कहेंगे गेहूं का उत्पादन बढ़ने से सरसों का उत्पादन बढ़ता है? दूसरा, जब गेहूं का उत्पादन कम होकर के 1400 किलोग्राम हुआ तो सरसों का उत्पादन भी कम होकर के 650 किलोग्राम हो गया। तो क्या आप ये कहेंगे कि गेहूं का उत्पादन कम होने से सरसों का उत्पादन कम हो गया? इनको एक तीसरा तत्व है वो प्रभावित कर सकता है, वर्षा की मात्रा। यानी जब गेहूं में भी वर्षा की मात्रा बढ़ी उस समय सरसों में भी वर्षा की मात्रा बढ़ी तो दोनों का उत्पादन बढ़ गया, और जब दोनों में वर्षा की मात्रा कम हुई तो दोनों में उत्पादन कम हो गया। अब हम इनको सहसंबंध नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों ही किसी अन्य तीसरे तत्व से प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे सहसंबंध के प्रकार। तो सहसंबंध के प्रकार को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहले दिशा के आधार पर, दूसरा परिवर्तन के अनुपात के आधार पर, और तीसरा चरों की संख्या के आधार पर। तो दिशा के आधार पर हम सहसंबंध को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला धनात्मक सहसंबंध और दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध में जो दोनों चर होते हैं उनमें एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। अगर एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में भी वृद्धि होगी, अगर एक में कमी हो रही है तो दूसरे में भी कमी होगी। जैसे यहाँ पर दो चर अपने पास में है,
प्राइस ऑफ एक्स और सप्लाई ऑफ एक्स। एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की पूर्ति। एक्स वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, आप यहाँ देख रहे हो, एक्स वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यानी दोनों में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से जब कीमत कम होगी तो पूर्ति कम भी हो जाएगी। तो जब दोनों चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो उसको हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसके बाद ऋणात्मक सहसंबंध, जब दोनों चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो उसको हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स। जैसे जैसे एक्स वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे आप यहाँ देख रहे हो कि एक्स वस्तु की मांग में कमी आ रही है, यानी परिवर्तन है वो विपरीत दिशा में हो रहा है। कीमत में तो बढ़ने की दिशा में परिवर्तन है और उसके कारण मांग में कम होने की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन की दिशा विपरीत है। ऐसे में सहसंबंध वो ऋणात्मक होता है। दूसरा, परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। इसके आधार पर आप सहसंबंध को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो रेखीय और दूसरा अरेखीय। रेखीय सहसंबंध वह होता है जब दोनों ही चरों में एक समान अनुपात में परिवर्तन होता है, चाहे वो विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में, लेकिन उनका अनुपात है वो स्थिर रहेगा। जैसे अगर कीमत में 10% की वृद्धि हुई है तो पूर्ति में भी 10% की वृद्धि होगी। अगर कीमत में 10% की वृद्धि हुई है तो मांग में कमी है वो भी 10% की ही होगी। तो जब एक समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसको हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। इसमें जिस अनुपात में कीमत बढ़ रही है उसी अनुपात में पूर्ति बढ़ रही है। अरेखीय परिवर्तन, अरेखीय परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें दोनों चरों में एक समान अनुपात में परिवर्तन नहीं होता बल्कि असमान अनुपात में परिवर्तन होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि हो रही है पूर्ति में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो ये इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, अरेखीय सहसंबंध। आगे चरों की संख्या के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर हम सहसंबंध को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, सरल सहसंबंध। सरल सहसंबंध वह सहसंबंध होता है जिसमें चरों की मात्रा केवल दो ही होती है, यानी एक तो चर होता है स्वतंत्र और दूसरा चर आश्रित। जैसे सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई, उपभोग आय पर निर्भर करता है। यहाँ पर उपभोग है वो आश्रित चर है और आय वो स्वतंत्र चर है। बहुगुणी सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध वह सहसंबंध होता है जिसमें जो है दो से अधिक चरों के बीच में सहसंबंध पाया जाता है। जैसे डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। तो यहाँ पर मांग जो है वो तीन चरों पर निर्भर कर रही है, तो इस पर को आप क्या कहेंगे, बहुगुणी सहसंबंध। आगे आंशिक सहसंबंध। आंशिक सहसंबंध वह सहसंबंध होता है जिसमें चर तो दो से अधिक होते हैं लेकिन इसमें हम केवल एक ही चर को जो परिवर्तनशील मानते हैं, बाकी सभी चरों को जो वो स्थिर मान लिया जाता है। जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC। अब ब्याज के जो निवेश है उसके ऊपर ब्याज की दर का भी प्रभाव पड़ता है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम केवल ब्याज की दर के प्रभाव को जानने के लिए MEC को स्थिर मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर केवल एक ही चर है, ब्याज की दर, वो परिवर्तनशील है और बाकी जो चर है वो कांस्टेंट है। तो बहुगुणी में और आंशिक सहसंबंध में यही फर्क होता है। बहुगुणी के अंदर दो से अधिक चर होते हैं और आंशिक में भी दो से अधिक चर होते हैं, लेकिन बहुगुणी में सभी चरों को परिवर्तनशील माना जाता है जबकि आंशिक सहसंबंध में केवल एक ही चर को परिवर्तनशील माना जाता है, बाकी सभी चरों को स्थिर मान लिया जाता है। थैंक यू। अब देखो।